Sir, and it's my pleasure and very warm welcome on my YouTube channel हॉट टॉक। और आप बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि हर एक हिंदुस्तान में इंसान एक आदमी सपने लेता है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का। काफ़ी लोग उसके लिए टेस्ट देते हैं, फिजिकली वर्कआउट करते हैं और फिजिकली टेस्ट भी देते हैं। बट इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप पहुंचे हो, आप डीजी रिटायर्ड हुए हो, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपकी जर्नी रही इन इंडियन आर्मी? ये बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी रही है अगर मैं कहूं तो। हाँ जी। और मैं इसकी एक एक मिसाल या तुलना देना चाहूंगा, जैसे इंडियन वेडिंग्स होती हैं। हाँ जी। ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग्स में पेरेंट्स शायद डिसाइड करते हैं आपका रिश्ता कहाँ होगा। तो नॉट इन अ सिमिलर फॉर्म बट टेकिंग अ क्यू, मैं 11 साल की उम्र में सैनिक स्कूल तिलैया, जो कि बिहार में है, मैं वहां चला गया। मेरी उम्र कम थी तो मेरे पिताजी ने वहां दाखिला करा। और अगर देखेंगे तो स्कूल के जाने के बाद में मेरा पूरा टीनेज ईयर्स या सैनिक स्कूल, वहां से मैं एनडीए चला गया। पहली अटेम्प्ट में चला गया तो सिविल एरिया का हमको आइडिया ही नहीं, और आईएमए चला गया। तो 19 साल तक मैं 11 से 19 साल जो मेरी ट्रेनिंग थी मिलिट्री के वातावरण में रही, और कुछ और देखने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि पहली बार में ही उत्तीर्ण हो गया। एक्सीलेंट। और 1971 का वॉर आ गया और 19 साल के पहले मुझे ही, कुछ हफ्ते पहले मुझे कमीशन मिल गया इंडियन आर्मी। तो मेरा फॉर्मेटिव ईयर्स जो रहा है वो एक डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट में रहा है, जहां का माहौल बहुत ही गाइडेड था। फिजिकल फिटनेस पे जोर था, आउटडोर एक्टिविटीज पे जोर था, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर जोर था। और मैंने देखा कि मैं जैसे अ फिश टेकिंग टू वाटर है और अ डक टेकिंग टू वाटर, मैं इस प्रवाह में चलता गया और मुझे फुर्सत नहीं थी किसी और चीज की। जब कमीशन पाया मिला तो देखा कि 1971 की लड़ाई शुरू हो गई, और उसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा लेने का गौरव भी प्राप्त हुआ, और फिर उसके आगे जिंदगी चलती रही। और ये देखा मैंने कि मिलिट्री एक संस्था ही नहीं, एक दुनिया है। आप किसी भी पेशे के हों, आपके लिए जगह है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट चलाने वाले हैं, शिप मरीन चलाने वाले मरीन इंजीनियर हैं, शिप चलाते हैं, टैंक चलाते हैं, आर्टिलरी गन चलाते हैं, गाड़ियां भी चलाते हैं, नर्सेज भी होती हैं, पोस्टल का भी काम करते हैं, गाड़ी भी ले जाते हैं, पेट्रोल और सामग्री का भी वितरण करते हैं। तो ये बहुत अलग सी दुनिया है और बहुत ही परिपक्व है अपने नाम पे। और आपके कैपेबिलिटी के अनुसार, हाँ जी, आपके क्षमता के अनुसार आपको जगह बनती है। ये एक चीज। लेकिन दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि मिलिट्री थोड़ा सा हट के अलग रहती है, तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट, ग्रोथ और ट्रेनिंग के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। और ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अपने जीवन से। मुझे कमीशन मिला कोर ऑफ इंजीनियर्स में। मैं इंजीनियर नहीं था। 3 साल नौकरी करने के बाद
फौज ने मुझे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में 3 साल के लिए पढ़ाई के लिए छोड़ा। मैं 22 वर्ष का था जब वहां गया और 25 साल तक एक फुल फ्लेज इंजीनियर बन गया। क्योंकि मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी थी, मुझे वहां गोल्ड मेडल भी मिल गया था, तो मैं इस दिशा में आगे रखा। और 4 साल बाद या 3 साल बाद मुझे चुन के IIT दिल्ली में भेज दिया फौज ने, वेरी गुड, मास्टर्स करने के लिए। तो देखिए, एक के साथ एक सिलसिला चलता रहा। यहाँ मुझे CGPA 10 मिले IIT दिल्ली में, और मेरा मनोबल देखिए कितना ऊपर हो गया। फिर मैंने आपको देखा कि पहली बार मैं एक सिविल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हूं, एंड आई एम वन ऑफ द बेस्ट। यस, दैट कैपेबिलिटी। तो ये तो एकेडमिक पढ़ाई थी। इसी तरीके से कोर्सेज कई सारे होते हैं, कमांडो कोर्स, माउंटेन वॉरफेयर, कंपनी कमांडर, रेजिमेंटल कमांडर, सीनियर कमांड, जूनियर कमांड, हर एक स्टेज में आप ग्रो करते रहते हैं। और सबसे आखिरी कोर्स होता है नेशनल डिफेंस कॉलेज का। तो कहने का ये है, हमारा तात्पर्य ये है कि आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, और फौज हमें डेवलप करने के लिए बहुत ही मौका देती है। और आपको इच्छा हो तो कुछ लोग, जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में MBA किया, अपनी मर्जी से छुट्टी ली। मैं शायद क्लास में सबसे बुजुर्ग स्टूडेंट रहा हूँगा जब मैंने किया, लेकिन सीखना, लोगों से बातें बताना और एनालिटिकल स्किल्स हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं। तो ये कहूंगा कि आर्मी या नेवी या एयरफोर्स या सर्विसेज एक बहुत ही बढ़िया लाइफ है। हाँ जी, एक नौजवान के लिए, और आजकल तो युवतियां भी आनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। और ये भी कहते मुझे गर्व होता है कि उस डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में आप बहुत कुछ हासिल करते हो, बहुत कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे पाते हो, और जैसे अभी हम रिटायर कर गए तो हम समाज को दे पा रहे हैं। एक आपको छोटा सा जिक्र करता हूं, अतुल्य गंगा एक इनिशिएटिव हम लोगों का है, वेटरन्स का है। हम कुछ रिटायर्ड लोग जो इंजीनियर्स के ही हैं, मिल करके गंगा की पदयात्रा कर रहे हैं, जो कि समाप्त हो रही है अगले हफ्ते प्रयागराज। 11 महीने हम लोग चलते रहे हैं। नॉर्थ बैंक में पहले चले गंगा के, प्रयागराज से गंगा सागर तक गए, अच्छा, साउथ बैंक में गंगोत्री तक गए, और अभी वापस खत्म कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जोड़ है एक व्यक्तित्व का, जिसका फौज से ही पूरा संबंध है, क्योंकि वहीं से कुछ सब कुछ सीखा है। हाँ जी, और ये देखते हैं कि मेरी रिटायरमेंट को 10 साल से ऊपर हो गए हैं, और मैं किसी न किसी चीजों से जुड़ा हूं, अपने जवानों से जो रिटायर कर गए हैं, अपने रेजिमेंट के लोगों से, और जैसे ही मैंने इनिशिएटिव बताया, पे बैक टू द सोसाइटी, these are without any remuneration, but it is just that what you get, what you aspire for, and how much love the organization, the country and countrymen have given to us. एग्जैक्टली। तो इतना ही मेरे ख्याल उचित है हाँ जी, लोगों को बताने के लिए। वैरायटी, इंटेंसिटी, आइडिया टू ग्रो, excel, get a fellow feeling, help people out, and never be a dull moment if you have a cause to work for. Very well said, sir. So, if I understood what you have explained, this is Indian Army, gives the wings to everyone, and it depends upon the person how he excel, depend upon his capability. So, Indian Army एक institutes है, not even within Indian Army. Once you get retired from the Indian Army, there are a lot of things which you do for the society. So, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छे आपके व्यूज थे. So, thank you for that. और आपने सर अभी इस चर्चा में जिक्र किया कि आपने पार्ट लिया 1971 वॉर में, तो थोड़ा सा क्या आप बता सकते हैं 1970 वॉर के टाइम पे जब आपने पार्ट लिया तो कैसा सिचुएशन था, कैसा फील कर रहे थे, क्या माहौल था? हम लोगों का कमीशनिंग डेट था
23 या 24 दिसंबर 1971। चूंकि वॉर होने वाला था, हम लोगों को तो नहीं पता था, हम लोगों को 14 नवंबर को कमीशन मिल गया। वॉर के करीब 3 हफ्ते या 2.5 हफ्ते पहले हम लोग, मुझे कमीशन मिला था मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर में। तो मेरी ट्रेनिंग बेंगलोर में शुरू हुई। तो हमारे कोर्स के जो इन्फेंट्री के साथी थे वो सीधे 25 नवंबर को थोड़ी 10 दिन की छुट्टी लेकर के यूनिट्स में चले गए। उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया और ये कहते गर्व होता है कि हमारे उसमें 3 जो हमारे कोर्समेट्स थे इन्फेंट्री के, वॉर में शहीद हो गए। 5 दिसंबर को, 8 दिसंबर को और 11 दिसंबर को यंग से लोग। बाकी जो कोर्स के बंदे हैं, जो ऑफिसर्स कमीशन मिलता है, वो एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं अपने अपने स्पेशलिटी के निकाल। जैसे आर्मर्ड कोर वाले थोड़ा बहुत टैंक वैंक के बारे में सिखाते हैं, आर्टिलरी वालों को गन्स के बारे में, और हम लोगों को चूंकि इंजीनियर्स थे वाटरमैनशिप ब्रिजिंग के बारे में सिखाते हैं। तो हम लोग का छोटा सा कोर्स हुआ जो कि 6 महीने का होता है, 3 महीने का कोर्स हुआ पूना में, और उसके बाद हम यूनिट्स में गए। तो जैसे लोगों को शायद पता हो, जो कोर ऑफ इंजीनियर्स के लोग हैं वो फर्स्ट इन जाते हैं लड़ाई में और लास्ट आउट होते हैं, सबसे आखिर में आते हैं। तो जब मैं 2 अप्रैल को कोर्स के बाद में अपने यूनिट में पहुंचा तो हमारी लड़ाई जारी थी। हमारा काम था, इंटरनेशनल बॉर्डर पे माइनफील्ड्स लग जाते थे लड़ाई के पहले, उसको निकालना। ये माइनफील्ड लगाए गए थे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 1971 में, लेकिन लड़ाई खत्म हो गई 17 दिसंबर को। तो ये माइनफील्ड किसी के खेत से गुजरती थी, किसी का बड़ा आंगन हो गांव में उसके अंदर से गुजरती थी। तो वैसे भी लड़ाई खत्म हो चुकी थी और इसको निकालना था ताकि सामान्य जनजीवन शुरू हो सके। तो मैं पहले ही दिन एक माइनफील्ड के अंदर पहुंच गया। अच्छा। एक लोगों को बताने के लिए कि इसका क्वांटम क्या है। करीब हम लोगों ने पूरे लड़ाई में 1.5-2 लाख माइंस लगाई होंगी। माइंस 2 प्रकार की होती हैं, एक एंटी पर्सनल, उसमें कुछ ग्राम्स एक्सप्लोसिव होता है, उस पर कोई चढ़ जाता है तो दुश्मन का हाथ या पांव जख्मी हो जाता है। दूसरा टैंकों के अगेंस्ट होता है या गाड़ियों के अगेंस्ट होता है, उसे कहते हैं एंटी टैंक माइन। तो थोड़ा बड़ा होता है, इसके ऊपर कोई गाड़ी या का पहिया आ जाए या टैंक आ जाए तो उड़ जाता है। तो करीब 100 किलोमीटर की लंबाई होगी पठानकोट और जम्मू के बीच में। हम लोगों ने माइनफील्ड का निकालना शुरू किया और ये कहते हुए, ये पेचीदा है लेकिन मजेदार भी है, क्योंकि जो माइंस होती हैं जमीन के अंदर गाड़ते हैं, बारिश आएगी तो वो शिफ्ट हो जाएगी। कुछ केसेस में चूहे जो होते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के माइंस को उतर के उठा के शिफ्ट कर देते थे। और हम जाते थे तो गांव वालों ने बताया कि किसी का बच्चा जख्मी हो गया, किसी के कैटल अंदर चली गई, खत्म हो गए। तो इस तरह के खतरे थे। लेकिन ये कहते हुए खुशी हुई कि हम लोगों ने करीब अगले 5 महीने में इसमें करीब 80% माइंस हमने निकाल दिए। उसका एक तरीका होता है, सेफ्टी भी लगाते हैं और हमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, इसका बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये मेरा इंडक्शन था 1971 की लड़ाई का हिस्सा, जिसको उन दिनों हम लोग कहते थे ऑपरेशनल कैक्टस लिली। और करीब नवंबर या दिसंबर 1972 में ये ऑपरेशन खत्म हुआ। तो ये गर्वान्वित भी फील करते हैं कि हमें लड़ाई के दौरान हम ट्रेनिंग पे थे तो लग रहा था कि हम छूट जाएंगे, हम हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये काफी जोखिम वाला काम होता है माइंस को निकालना।
और वो इंजीनियर्स की जिम्मेदारी होती है। तो ये मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है 1971 की लड़ाई में, सर और बहुत ही एक्चुअल संतोषजनक मामला रहा। हाँ जी सर, एक्चुअल में तो आप हो खतरों के खिलाड़ी, आप हो हमारे हीरो, जिनको हमें सैल्यूट करना चाहिए, जो अपनी जान पे जोखिम खेल के जिंदगियां बचाने के लिए आपने एंटी माइंस टैंक को क्लीन किया और उस ऑपरेशन में आपने भागीदारी करी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर एफर्ट जो आपने वहाँ अपने कैक्टस ऑपरेशन में निभाया। सो मेरा अगला क्वेश्चन सर आपके साथ है। आपने एयर फोर्स के साथ काम किया है, नेवी के साथ काम किया है, आर्मी के साथ काम किया है। तो पहले ये बातें आती थी कि कोऑर्डिनेशन में थोड़ा लैकिंग है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या बता सकते हैं कि तीनों हमारे जो ये अंग हैं उसमें कोऑर्डिनेशन किस लेवल तक का है सर? देखिए, ये सर्विसेज जो हैं, खासकर जो पुरानी सर्विसेज है, नेवी और आर्मी बहुत पुरानी सर्विस, तो इनके यहाँ पे ट्रेडिशन वगैरह बहुत होते हैं, और वो दिनचर्या में काफी आ जाते हैं। ऐसे करना है, चीजें ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, स्वाभाविक है, बिकॉज हम पुरानी वॉर की हिस्ट्री भी साथ लेके चलते हैं। तो थोड़ी बहुत रिजिडिटी होती है हर एक सर्विस में। जैसे हम कहेंगे कि परिवार में एक परिवार के एक तौर तरीके से बन जाते हैं, उतनी ही इंटेंस जिंदगी होती है। एयरफोर्स चूंकि एक यंगर सर्विस है, 1930 के दशक में ही पैदा हुई है, उसकी रिजिडिटी थोड़ी कम है, और तीनों अलग तरीके से लड़ते हैं। आर्मी में सब लोग लड़ाई में इकट्ठे जाते हैं, इन्फेंट्री वाले भी जाते हैं, एएससी वाले भी जाते हैं, वर्कशॉप वाले भी अपनी वर्कशॉप वहां लगाते हैं। नेवी में शिप लड़ाई पे जाता है, लेकिन उनको जो रियर सपोर्ट एलिमेंट्स, डॉकयार्ड्स है, आर्मन डेपोज, वो शोर पे ही रहते हैं। एयरफोर्स में लड़ाई के लिए बहुत ही तकनीकी है वो एयरक्राफ्ट, सिर्फ पायलट जाता है, और उनके सपोर्ट करने वाले सब जमीन पे रहते हैं। क्या कहते हैं, एटीसी हो, इंजीनियर्स हो, आर्मड स्पेशलिस्ट हो। तो तीनों की जो बनावट भी है लड़ाई में हिस्सा लेने की, वो अलग है, और इसी से वो कल्चर डेवलप किया है। कल्चर कहिए, ट्रेडिशन कहिए, और लॉयल्टी स्ट्रिक्ट होती है। छोटा बच्चा है, अगर आप कहेंगे उदाहरण थोड़ा बहुत इसमें लागू होएगा, 10-12 साल का बच्चा की दुनिया उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो उससे करके थोड़ी सी रिजिडिटी हमारे में है, और ये यूनिवर्सली ट्रू है अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन आजकल की जो लड़ाई का माहौल है, लड़ाई का जो कैनवस है, उसको देखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी इज द की, jointness in services is the key to a winning combination, right? So jointness is important, or jointness not because of each other or local commander, jointness as envisaged by statute books is important, और उसके लिए हम लोगों ने कदम भी लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ सीडीएस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का बनाना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ये एक ऐतिहासिक कदम है। जॉइनेस की चीज हम समझते थे, इसी कारण आफ्टर कारगिल के लड़ाई के बाद में हमने कुछ चीजें शुरू की थी, इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विस हेडक्वार्टर करके, लेकिन वो उसको कॉन्क्रीट शेप नहीं दिया गया था। तो अभी इसके ऊपर में काम चल रहा है, रिफॉर्म्स होंगे, बात भी चल रही है, एयर डिफेंस कमांड और मेरीटाइम कमांड बनेगा। तो जॉइनेस खाली लड़ाई लड़ने के लिए ही नहीं, जो कि मैं बताता हूं, कारगिल के साथ आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई हुई, तो इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड
जो कि उधमपुर में लोकेटेड थे, और वेस्टर्न एयर कमांड जो कि दिल्ली में लोकेटेड थे, जो हवाई जहाज के ऑपरेशन को कंट्रोल करते थे, तो तालमेल में दिक्कत तो आएगी। इसीलिए जॉइंटनेस और थिएटर कमांड की आवश्यकता है। विदेशों में भी हुई थी, वहां थोड़े पहले हो चुका है, हमारे यहाँ चल रहा है। इकोनॉमी और बजट को भी ध्यान में रखते हुए ये जॉइंटनेस आवश्यक है। अगर एक ही तरह के हेलीकॉप्टर्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उड़ाती है तो क्या जरूरत है कि उनकी 3 अलग तरह की ट्रेनिंग हो? एग्जैक्टली। या उनके लॉजिस्टिक्स का जो बंदोबस्त है, बेस रिपेयर्स का बंदोबस्त है, अलग तरीके से। एक मिसाल देता हूं, 2008 की बात है या 7 की बात है, नए नए यूएवी आए थे। वही यूएवी हेरोन जो है, नेवी का अलहदा था, नेवी का, एयरफोर्स का, आर्मी का, एक ही तरह के यूएवीज हैं, लेकिन 3 अलग तरीके से प्रोक्योर किए गए थे। मुझे हम लोग कैसे पता चला? उनके हैंगर्स हम बनाते थे, रखने की जगह। तो गुजरात में गए तो देखा कि जामनगर और भुज में नेवी के अलग हैंगर्स हैं, एयरफोर्स के अलग हैंगर्स हैं, वही चीज रखनी है। और आर्मी के लिए हम जम्मू में बना रहे थे, वो अलग है। तो देखा कि काफी सिनर्जी हो सकती है। एक छोटा सा मैंने मिसाल दिया है। इसी तरीके से जॉइंटनेस इन ट्रेनिंग, जॉइंटनेस इन लॉजिस्टिक्स, जॉइंटनेस इन प्रोक्योरमेंट, and more important, jointness in conduct of operations is important. हवाई जहाज, एयरफोर्स और नेवी और आर्मी अपनी अलग अलग लड़ाई नहीं लड़ते हैं। वो देश के लिए एकजुट होके एक साथ लड़ेंगे तो वो ऑप्टिमाइज होगा। और ये रिफॉर्म्स इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि डेवलप मैच्योर डेमोक्रेसी है, हाल में भी 30 साल पहले ही करीब इस तरह का लेजिस्लेशन लाया गया था, जिसके तरफ ये रिफॉर्म दिया गया। तो हम उस तरह की तरफ चल रहे हैं कि हमारी सोच में, विचारधारा में, ऑब्जेक्टिव्स में और कामयाबी के लिए ये अति आवश्यक है कि हम लोग एक जैसा हेडक्वार्टर्स में काम करें, इंटीग्रेटेड हो, या थिएटर कमांड हो, या जॉइंट ऑपरेशन कमांड हो, एट ऑल फंक्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बहुत अच्छा और सरल भाषा में आपने समझाया। और इसी चर्चा को मैं आगे ले जाते हुए मेरा अगला प्रश्न आपसे है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट पे। आप काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व रहे हैं, आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हम ईस्टर्न बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि अभी भी हम काफी लैग कर रहे हैं चाइना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? आपकी क्या राय है? देखिए, मिलिट्री की डेवलपमेंट के लिए 2 कंपोनेंट बड़े आसानी से समझे जाते हैं। एक, जो मैन पावर है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेन मैन पावर, सजग मैन। दूसरा है इक्विपमेंट या म्यूनिशन सिस्टम, टैंक्स हो, गन्स हो, एयरक्राफ्ट हो, वो आधुनिक हो, नई टेक्नोलॉजी के हों, और मैन मशीन का मिक्स अच्छा होगा तो हम कामयाबी हासिल हो सकती है। इसी का तीसरा अंग है जो कि आमतौर पे डिस्कशन में भी छूट जाता है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। एग्जैक्टली। You cannot go and fight operation in a new place unless the infrastructure is developed. क्यों ऐसा है? जैसे आपको एक मैन पावर भी डेवलप करने के लिए समय लगता है, 8-10 साल लगेगा। सडनली आप कहिए कि इंडियन आर्मी या एयरफोर्स की संख्या हम दुगुनी कर देते हैं साहब,
हम्म। तो कल आप दुगनी नहीं कर पाएंगे। सही बात। आपको समय लगेगा नए नए लोगों को लाने का, ट्रेन करने का और उनको ग्रो करने का। इसी की तरह की खेल आपका वेपन की डेवलपमेंट पे है, प्रोडक्शन पे है और म्यूनिशन सिस्टम पे। यही उदाहरण आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स डीप पॉकेट्स एंड हैज अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। अब रोड्स बनाने हैं, एयरफील्ड बनाने हैं उन जगहों पे जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, 8 से 10 साल लगना मामूली बात है। अच्छा। और अगर वो इलाका हिमालय का है, जहाँ टेरेन की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, तो ये समय बढ़ के 15 साल भी हो सकता है, जो हम लोगों ने देखा है। और खासकर हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश में। और जो आपका सवाल था, क्या हम मैचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइनीज के हिसाब से, तो इनका सवाल में हाँ या ना के बजाय एक कुछ बातों से बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोच का होता है। ये बात छिपी नहीं है कि 1962 का बहुत गहरा चोट हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल, मिलिट्री, एकेडमिशिया और जर्नलिस्ट पे भी था। एक डिफेंसिव मार खाए हुए थे। और ये हमें बताते हुए भी कोई अफसोस नहीं है कि उसकी जो माइंडसेट थी डिफेंसिव, 1990-95 तक की दशक की हमारी वही थी। हमारा सोच ये था, अगर हम रोड्स बना देते हैं मैकमोहन लाइन तक, तो चाइनीज घुसाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मिस्टर एंटनी सेड। तो आपके जो डिफेंसिव माइंडसेट ने आपको ये थोड़ा सा डिले कर दिया मामला। फिर आपने, हमें याद है, एक हमारे बहुत अच्छे रक्षा मंत्री थे, श्री जॉर्ज फर्नांडिस। एग्जैक्टली। उन्होंने कहीं 97 या 98 में कहा कि हमारा एक प्रतिद्वंदी जो सच में है वो चीन है, तो पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ गई। बिल्कुल सही कहा। तो इसका जिक्र मैंने इस वजह से किया कि फिर हमारी दिशा, थोड़ी सोच बदली। अगर आपकी सोच बदलती है तब उस दिशा में आप काम भी करते हैं, आप फिर उसके लिए बजट प्रावधान भी करते हैं। तो हमने करना शुरू किया है। तो ये दूसरी चीज हो गई, ये सोच, और दूसरा बजट प्रोविजन। तीसरा एक और विषय में दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये नेचुरल एंडोमेंट्स कह सकते हैं। अगर आप तिब्बत का की टेरेन देखेंगे, हाइट पे 14, 15, 16 हजार पे, लेकिन करीब करीब एक प्लेटो है। करीब करीब जमीन का लेवल अंडुलेटिंग है, बहुत रगेड नहीं है। दूसरा, वो ड्राई है, उतनी बारिश भी नहीं होती। ना इसके तुलना में हमारी आप देखें जो कॉन्फ़िगरेशन है टेरेन की, असम के प्लेन्स जमीन सी लेवल से 500-600 फुट ऊपर है, और हमारे मैकमोहन लाइन कहिए उसकी हाइट है 14, 15, 16, 18 हजार। तो 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के बीच में आपको ऊपर जाकर के रोड बनाना है, तो एक तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी टेरेन की तरफ से ज्यादा है। दूसरा, द मोस्ट shall I say dense natural forest anywhere in the world next to Amazon would be in Arunachal Pradesh. तो जो हमारे बारिश जो होती है बहुत ज्यादा होती है, उसके वजह से बहुत डेंस फॉरेस्ट है। तो जब आप रोड बनाते हैं अंडर दीज कंडीशंस, तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कहीं ज्यादा होती है। इसका मतलब प्रोग्रेस जो होगा थोड़ा सा
धीरे चलता है। और हम स्पेसिफिक बात करें तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और काफी हद तक हम पहुंच पाए हैं। अगर जैसे अरुणाचल प्रदेश के साथ में जो हमारी चीन की बॉर्डर है, अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जाए तो पहला तवांग सेक्टर आता है, तवांग के एरिया। तो वहां पे तवांग सेक्टर में हमारी पूरे पुरानी 2-3 दफा गड़बड़ हो चुकी है। इनफैक्ट 62 की लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। हाँ जी। तुलुंगलुआ का इंसिडेंट वहीं हुआ था और सोमदोरुंगशु 1987-88 में बिल्डअप हुआ था तगड़ा, वहीं हुआ था। तो उस सेक्टर जो है वेस्टर्न मोस्ट है, हमारी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ठीक हालत में है, लेकिन और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट आता है सुबानसिरी डिवीजन है, सुबानसिरी वैली है। सुबानसिरी एक नदी है, उसमें हमारे डिस्प्यूट भी हैं चाइना के साथ में, आसाफिला में और लोंगजू में। यहाँ भी हमारी रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर करीब करीब पहुंच गई है, लेकिन वो लंबी है और समय लगता है उनको देखभाल करने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तीसरा है सियोम और सियांग वैली। यहाँ भी हम लोग रोड हेड जो है करीब करीब एलएसी में पहुंच गए हैं। आगे ईस्ट में जाएंगे तो दिहांग है, दिहांग वैली थोड़ा अंडर डेवलप्ड है। और बिल्कुल ईस्ट में लोहित वैली, लोहित डिवीजन, लोहित वैली है, वहां भी करीब करीब ठीक है। लेकिन कहाँ हमें फर्क पड़ता है, मैकमोहन लाइन के साथ साथ चाइनीज के रोड्स हैं 2 से 3 किलोमीटर पे। ओके। तो हमारी दो वैलीज बताया, उसके बीच का हिस्सा है, तो कभी भी आके बैठ सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं। ज्यादा फोर्स नहीं ला सकते, लेकिन वहां बैठ जाने से ही परेशानी हो जाएगी। तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है सरकार बहुत कदम उठा रही है, लेकिन समय लगता है और उसको कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता है। ये भी हम कह सकते हैं कि हमने वहां पे 1910 से लेकर के 12 तक, 14 या 15 तक 7 एयरफील्ड, 7 एजी को हमने अपग्रेड किया था। उसमें मैं खुद उसमें इन्वॉल्व रहा हूं। तो सारे जो एएलजी हैं, एक जो विजयनगर है सिर्फ चांगलांग में, उसमें वहां रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। बाकी जितने हैं पासीघाट, आलोंग, दापोरिजो, मेचूका, उसको गलिंग नहीं, टूटिंग, सब अपग्रेड कर दिए गए। तो हमारी कंडीशंस काफी अच्छी है। वेरी गुड। लेकिन it can never be called complete. Infrastructure is a process which keeps on going, but we require to do a lot more in the east. Thank you very much, sir. Thank you very much. और समय का अभाव अगर नहीं होता तो we would love to hear you again and again. So बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ईस्टर्न बॉर्डर पे, आपका 1971 का एक्सपीरियंस, आपका कैरियर इंडियन आर्मी में, और हमारा क्या इंटीग्रेशन सिनर्जी है इन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। सर बहुत थैंक यू आपको, एंड इट्स माय प्लेजर, माय वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू पुष्कर। थैंक यू। और सुनने वालों को जय हिंद। थैंक यू। जय। ऑल द बेस्ट।